तो चलिए शुरुआत करते हैं लाइफ ऑन मार्स एपिसोड 6 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि डोंगचल और उसके साथियों ने एक पर्सन को पकड़ा होता है और वो पर्सन होते हैं हान तेजू के फादर। हान तेजू अपने फादर को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में आ जाता है। फिर वो सबको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। पुलिस स्टेशन के बाहर यूना खड़ी होती है और वो एक एक करके सबको ग्रीट कर रही होती है। आखिर में वो हान तेजू को ग्रीट करती है, लेकिन वो उसका कोई भी जवाब नहीं देता है। योंकी और नामशिक हान तेजू के फादर को अंदर लेकर जा रहे होते हैं, तभी उसके फादर रुकते हैं और उन दोनों से बोल रहे होते हैं कि मुझे वॉशरूम जाना है। योंकी जाने के लिए कह देता है, लेकिन हान तेजू के फादर बोल रहे होते हैं कि आपने मेरे हाथ पे हथकड़ी बांध रखी है, लेकिन मुझे 2 नंबर के लिए जाना है। इस बात के लिए योंकी मना कर देता है। हान तेजू के फादर बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं। तभी हान तेजू अपने फादर के पास जाता है और हथकड़ी खोल देता है। योंकी बोल रहा होता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हान तेजू उसे बता रहा होता है कि अभी हम श्योर नहीं है कि इन्होंने क्राइम किया या फिर नहीं। हथकड़ी खुलने के बाद हान तेजू के फादर वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं और ये तीनों वॉशरूम के बाहर खड़े होते हैं। वेट करते काफी टाइम बीत गया होता है, लेकिन उसके फादर बाहर नहीं आए होते। इस वजह से योंकी चेक करने के लिए अंदर जाता है। हान तेजू के फादर अंदर होते हैं, लेकिन वो डोर ओपन नहीं कर रहे होते। फिर योंकी जबरदस्ती करता है और वो देखता है कि हान तेजू के फादर ने अपने पैंट से डोर नॉब को वहां पर लॉक कर दिया होता है। फिर वो जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा होता है वो डोर, और इसी मौके का फायदा उठाकर हान तेजू के फादर विंडो के थ्रू जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन योंकी और नामशिक बाथरूम में किसी तरीके से घुसते हैं और वो हान तेजू के फादर का एक पैर पकड़ लेते हैं। इसके बावजूद भी वो अपना पैर छुड़ाने में कामयाब हो जाते हैं और वो विंडो के थ्रू वहां से निकल जाते हैं। हान तेजू भाग के बाहर जाता और वो देखता है उसके फादर उसके आगे चल रहे होते हैं। वो भी उनका धीरे धीरे पीछा कर रहा होता है। तभी योंकी और नामशिक वहां पर पहुंचते हैं और वो दोनों भागना स्टार्ट कर देते हैं। हान तेजू के भी फादर उन दोनों को देखकर भागना स्टार्ट करते हैं। भागते भागते हुए कार के पास पहुंचते हैं। तभी उस कार का डोर ओपन होता है और वो डोर जाके उनके सर पे लग जाता है, और वो डोर ओपन किया होता है डोंगचोल ने। फिर वो उसे अरेस्ट करते हैं और अंदर लेकर जाते हैं इंटेरोगेशन के लिए। इंटेरोगेशन रूम में हान तेजू और डोंगचोल मौजूद होते हैं। डोंगचोल उनकी आईडी देखकर बोल रहा होता है कि तुम्हारा नाम है हान चुंग हो और तुम्हारा जन्म हुआ है 1955 में, और अभी तुम हवाई रूम सैलून में रह रहे हो। ये डिटेल्स पढ़कर डोंग चोल हान चुंगो से पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास घर नहीं है। हान चुंगो कह रहा होता है कि मेरी सिचुएशन है और मैं आपको बता नहीं सकता क्योंकि ये पर्सनल है। तभी डोंगचल उसे थ्रेटन करता है। फिर हान चुंगो से बता रहा होता है कि मुझे अभी सऊदी अरेबिया में होना चाहिए था, लेकिन जो मेरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस था वो चोरी हो गया, इस वजह से मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। ऐसी सिचुएशन में अपनी फैमिली के पास भी नहीं जा सकता हूँ, इस वजह से मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ। डोंगचल बोलने जाता है कि इसके पीछे का रीजन स्कैम है। हान चुंगो कह रहा होता है कि मेरा स्कैम से कोई भी लेन देना नहीं है, मैं सिर्फ वहाँ पर एस्ट्रे को क्लीन करता हूँ और गैम्बलर्स को सिगरेट लाकर देता हूँ। फिर डोंगचल पूछने जाता है कि तुमने भागने की कोशिश क्यों की। हान चुंगो से बता रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी फैमिली मेरे बारे में जाने, मैं अपनी फैमिली को छोड़कर गया था कि मैं पैसे कमाकर आऊंगा। अब ऐसी हालत में मैं अपने बच्चे और अपनी बीवी को कैसे फेस करूंगा। डोंगचल कह रहा होता है क्या तुम्हारा बच्चा भी है। फिर हान चुंगो अपने पॉकेट में से एक फोटो निकालता है जिसमें कि उसकी और उसके बेटे की फोटो होती है, और वो डोंगचल को बता रहा होता है कि इसका नाम हान तेजू है। डोंगचल वो फोटो लेता और कह रहा होता है कि ये हान तेजू उस हान तेजू से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है जिसे कि मैं जानता हूँ। ये दोनों दिखते तो काफ़ी सेम है, लेकिन मेरा वाला कम है। डोंगचल फोटो हान तेजू की ओर दिखा रहा होता है। तभी हान चुंगो कहता है क्या डिटेक्टिव आपका नाम भी तेजू है। ये तो बड़ी कोइंसिडेंस की बात है, क्या पता हम दोनों शायद रिलेटेड हों। डोंगचल हान चुंगो के सर पे कार्डबोर्ड मारकर बोल रहा होता है कि ये कोई फैमिली रियूनियन नहीं चल रही है, चुपचाप यहाँ पर तुम अपनी स्टेटमेंट को कंप्लीट करो। ये कहकर डोंगचल हान तेजू के साथ बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद जब हान चुंगो स्टेटमेंट कंप्लीट करता है तो फिर डोंगचल उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें अब कभी भी गैमलिंग हाउस के पास नहीं जाना है और अब मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वो नामचिक से कहता है कि तुम इसे फॉलो करो उसके घर तक। हान तेजू नामचिक को वहीं पर रोक देता है और बोल रहा होता है कि मैं इसके साथ चला जाऊंगा। हान तेजू अपने फादर यानी कि हान चुंगो के साथ बाहर जाता है। तभी हान चुंगो उससे बोल रहा होता है कि घर जाने से पहले मैं कहीं पर जाना चाहूंगा। हान तेजू उसकी बात मान जाता है। फिर वो दोनों एक सौना में जाते हैं नहाने के लिए। नहाने के बाद हान चुंगो हान तेजू की पीठ पे स्क्रब कर रहा होता है, और ये सब देखकर हान तेजू को अपने बचपन की याद आ रही होती है। नहाने के बाद हान चुंगो हान तेजू को अपने घर पर लेकर जाता है जहाँ पर वो रेंट पे रह रहा होता है, और वो काफी छोटा घर होता है। फिर वो कुछ कैंडी अपने पॉकेट में रख रहा था और साथ ही में एक बास्केट में कुछ फ्रूट पैक कर रहा होता है अपने बेटे और अपनी वाइफ के लिए। हान तेजू बास्केट को वहीं पर रखने के लिए कहता है। फिर वो अपने फादर यानी कि हान चुंगो को मार्केट लेकर जाता है और वहां पर उसे नई बास्केट दिलाता है फ्रूट्स की, और साथ में नए कपड़े भी। थोड़ी देर बाद वो घर पे पहुंच जाते हैं। घर के अंदर घुसने से पहले हान चुंगो हान तेजू को कैंडी दे देता है। घर के बाहर पहुंचकर हान चुंग हो डोर नॉक कर रहा होता है। तभी उसकी बहन बाहर आती है यानी कि हान मालसुक। मालसुक कान पकड़ के हान चुंगो को अंदर लेकर जाती है। उससे पूछ रही होती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी वाइफ को कितनी परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि तुमने अपना घर भी बेच दिया है। हान चुंगो कह रहा होता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम थी इस वजह से मैंने वो बेच दिया। उसी टाइम मालसुक की नज़र हान तेजू पे पड़ती है और वो शांत हो जाती है और मुस्कुराकर कह रही होती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी टाइम हान चुंगो का बेटा यानी कि हान तेजू और उसकी वाइफ पहुंच जाते हैं वहां पर। हान चुंगो की वाइफ तो देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद हान चुंगो की वाइफ हान तेजू को ग्रीट करती है। हान चुंगो पूछा होता है क्या तुम इन्हें जानती हो। फिर उसकी वाइफ बता रही होती है कि उन्होंने पहले मालसुक की भी हेल्प की थी।
हान तेजू वहाँ से जा रहा होता है, तभी मालसुक और हान चुंगो उसे वहीं पर रोक लेते हैं डिनर के लिए। कुछ ही देर में डिनर प्रिपेयर हो जाता है और वो सारे साथ मिलकर खाना खा रहे होते हैं। हान तेजू के सामने एक राइस का बाउल रखा होता है, लेकिन उसमें कम राइस होते हैं। इस वजह से मालसुक उस राइस को एक्सचेंज कर देती है हान चुंगो के साथ। फिर मालसुक मुस्कुराकर कह रही होती है कि किसने सोचा था हम ऐसे दोबारा मिलेंगे, क्या ये हमारी किस्मत है। हान चुंगो घूर कर मालसुक की ओर देख रहा था और बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया है। मालसुक बड़ी ही एलिगेंट तरीके से पूछ रही होती है कि तुम क्या चाहते हो। हान चुंगो हंसना स्टार्ट करता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी टंग में क्या हो गया, तुम ऐसे बात क्यों कर रही हो। मालसुक उसे डांटती है और वो सारे खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। हान तेजू देख रहा होता है कि हान जुंगो कैसे अपने बेटे यानी कि छोटे तेजू को खाना खिला रहा होता है और वो सारे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तभी मालसुक हान चुंगो से पूछ रहे होते हैं कि तुम डिटेक्टिव के साथ क्यों आए हो, क्या तुमने कुछ गलत किया है। हान चुंगो घबराता और बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर हान तेजू भी हाँ कहता और बोल रहा होता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। डिनर कंप्लीट होने के बाद हान तेजू की मॉम बाहर बैठकर कपड़े धो रही होती है उसके फादर के, और फिर उसकी पॉकेट में से उन्हें बहुत सारी कैंडी मिलती है। अचानक से उनके हाथ में दर्द होता है, इस वजह से वो कपड़े छोड़कर अपने हाथ पर गर्म कपड़े से सेक लगा रही होती हैं। वहीं से हान तेजू गुजर रहा होता है और वो उन्हें देख लेता है। फिर वो कपड़ा लेकर ठंडे पानी में भिगोकर अपने हाथ पे सेक लगाने लग जाता है। हान तेजू अपनी मॉम से कह रहा होता है कि अगर आपको दर्द फील हो रहा है हाथ पे तो फिर आपको कोल्ड पैक लगाना चाहिए, और अगर ये दर्द एक हफ्ते से ज्यादा रहता है तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि पैराटेंडाइटिस काफी देर तक रहता है। हान तेजू की मॉम बोल रही होती है तुम्हें कैसे पता कि ये पैराटेंडाइटिस है। हान तेजू बता रहा होता है कि मेरी मॉम भी एक हेयर ड्रेसर थी और उन्हें भी ये दर्द होता था, इस वजह से उन्होंने मेरे मिडिल स्कूल तक पहुंचने तक ये काम छोड़ दिया। ये कहकर हान तेजू जा रहा होता है, तभी उसकी मॉम रुकती पूछ होती है क्या मेरे हस्बैंड ने कोई ट्रबल क्रिएट करी है। हान तेजू बोल रहा होता है कि आप चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर उसकी मॉम कह रही होती है कि हम आपको कैसे रिपे करेंगे, आपने हमारी बहुत हेल्प करी है, क्यों ना आप हमारे हेयर सैलून पे आया करें हेयर कट के लिए। हान तेजू हाँ कहता है और वहाँ से चला जाता है। जैसे ही वो बाहर पहुँचता है तभी उसको आवाज़ आती है एक बच्चे की, और वो होता है छोटा वाला हान तेजू। हान तेजू छोटे वाले हान तेजू की ओर देखता है, फिर वो उसे मिनी सुपरमार्केट लेकर जाता है और वहाँ पर उसे बनाना मिल्क दिलाता है। वो दोनों साथ मिलकर बनाना मिल्क पी रहे होते हैं, तभी छोटा वाला हान तेजू उससे पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास गन है। हान तेजू मना कर देता है। इसके बाद छोटा वाला हान तेजू पूछ रहा होता है क्या तुम्हारे पास हैंड कफ्स है। हान तेजू हाँ कहता है और उसे हथकड़ी दे देता है। हथकड़ी को देखकर छोटा वाला हान तेजू कह रहा होता है कि आप बहुत ज़्यादा कूल हो, लेकिन सबसे ज़्यादा कूल मेरे फादर हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि मेरे फादर नहीं कर सकते हैं जो। हान तेजू कह रहा होता है कि वाकई में तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तभी छोटा वाला हान तेजू अपनी पॉकेट में से कैंडी निकालता और बोल रहा होता है कि मेरे फादर ने मुझे गिफ्ट दिए, लेकिन मैं आपको ये एक दे रहा हूँ। हान तेजू वो कैंडी लेता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद छोटा वाला हान तेजू भी अपने घर चला जाता है। थोड़ी देर बाद हान तेजू इंसंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होता है और वहाँ पर ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वहाँ पर यूना पहुंच जाती है और हान तेजू के पास जाकर बोल रही होती है क्या आपने अपने फादर को ड्रॉप कर दिया। हान तेजू सरप्राइज हो जाता है। यूना कह रही होती है कि मैं मिस्टर हान चुंगू की बात कर रही हूँ जिनके बेटे का नाम हान तेजू है। ये कहकर वो मुस्कुराने लग जाती है। हान तेजू बोल रहा होता है कि हाँ मैंने उन्हें छोड़ दिया। फिर यूना बैठ जाती है और वो देखती है कि टेबल पर एक कैंडी रखी होती है और हान तेजू से पूछ रही होती है कि ये कैंडी आपको किसने दी। हान तेजू कह रहा होता है कि ये प्रेजेंट मेरे फादर ने दिया है मुझे। जब मैं छोटा था मेरे फादर के सूट के पॉकेट में ऐसी ही बहुत सारी कैंडी रहती थी। जब भी वो घर पे आते थे वो मुझे हमेशा कैंडी देते थे। मैं सोचता था कि मेरे फादर मेरे लिए सब कुछ है। वो मुझे बहुत ज्यादा कूल लगते थे, सुपरमैन की तरह। मैं हमेशा उन पर रिलाय करता था, लेकिन ये सब सच नहीं था। यूना पूछ रही होती है क्या आपने फादर से मिले थे अपने बचपन में। जो फादर होते हैं वो हमेशा अपनी फैमिली के लिए स्टेबल और रिलायबल रहना चाहते हैं। मेरे फादर भी ऐसे थे और उनकी भी एक शेवियर साइड थी, लेकिन वो मुझे दिखाना नहीं चाहते थे। भले हमारे फादर बाहर कैसे भी हो, लेकिन वो हमारे सामने कूल और कॉन्फिडेंट बनकर रहना चाहते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ देर बाद वो अपने घर लौट जाते हैं। अगली सुबह हान तेजू रेडी होकर कुछ खरीदने के लिए जाता है। फिर वो जाके अपनी कार में बैठ जाता है। कार में बैठते ही जो वॉकी टॉकी होता है उस पर आवाज आ रही होती है मिस्टर हान तेजू क्या आप हमें सुन सकते हो। हान तेजू हाँ कहता है। फिर वो पर्सन बोल रहा होता है कि हम आप पे ईईजी टेस्ट कर रहे हैं और आपका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं है, आपको गिव अप नहीं करना है। हान तेजू शौक में उतर बोल रहा होता है कि आप कौन हो। अचानक से आवाज चेंज हो जाती है और वो आवाज होती है यूना की। यूना उसे बता रही होती है कि हमें एक डेड बॉडी मिली है। डोंगचोल भी कार में सो रहा होता है। फिर वो उठता है और वो एड्रेस पूछता है। एड्रेस पूछने के बाद वो दोनों क्राइम सीन पे पहुंच जाते हैं। वो डेड बॉडी को चेक कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि उसके पास से बहुत ज़्यादा अल्कोहल की स्मेल आ रही होती है। हान तेजू को उस पर्सन की पॉकेट में से एक घड़ी मिलती है और वो टूटी हुई होती है। डोंगचोल उसका पर्स निकालता है और चेक करता है कि उसका नाम होता है पार्क जंग नाम, और ये इंसंग सिटी में रहता है। फिर डोंगचोल बोल रहा होता है कि अगर ये इतना दूर रहता है तो फिर यहाँ पर क्या कर रहा है सोंगने डोंग में। ये कहकर वो योंकी को उसका आईडी देता है। योंकी आईडी पकड़ने जा रहा होता है, तभी डोंगचोल उसे घूर कर देखता है और हान तेजू की ओर इशारा करता है।
योंकी समझ जाता है, फिर वो अपनी शर्ट का कपड़ा लेता है और उस आईडी को पकड़ता है। साथ ही में उसे एक पर्ची मिलती है जिसपे एक नंबर लिखा होता है और वो पर्ची नामशिक को दे रहा होता है चेक करवाने के लिए। नामशिक उसे टच करने जा रहा होता है, तभी डोंगचल उसकी ओर घूरकर देखता है और हानतेजू की ओर इशारा करता है। डोंगचल हानतेजू से पूछ रहा होता है क्या इसे ऐसे पकड़ना ठीक रहेगा सिर्फ हाथ से। हानतेजू हाँ कहता है, फिर नामशिक अपने हाथों से उस पर्ची को पकड़ लेता है। इसके बाद डोंगचल दोबारा पर्स चेक करता है, उस पर्स में उसे मिलती है 2 टिकटें बेसबॉल गेम की और वो होता है हाईती वर्सेस सैमसंग का ओपनिंग डे का गेम। उन टिकट्स को देखकर नामशिक बोल रहा होता है कि ये मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। योंकी कह रहा होता है कि हेती ने सैमसंग के खिलाफ पिछले मई से एक भी रन नहीं मारा है। ये कहकर वो तीनों हंसना स्टार्ट कर देते हैं और योंकी वो टिकट लेने जा रहा होता है, तभी डोंगचल टिकट लेकर बोल रहा होता है कि तुम इनका क्या करोगे, तुम दोनों जाके चुपचाप इन्वेस्टिगेशन करो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद डोंगचल वो टिकट अपनी पॉकेट में रख रहा होता है, तभी हानतेजू उसे रोककर बोल रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये दोनों एविडेंस हैं। डोंगचल बोल रहा होता है कि मैंने अपने पास इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये खोए ना। फिर वो जंग नाम की बॉडी को हेल्थ सेंटर में भेज देते हैं पोस्टमार्टम के लिए। डॉक्टर बॉडी का चेकअप करता है और हानतेजू डोंगचल को वहां पर बुलाता है। चेकअप करने के बाद डॉक्टर उन दोनों को बुलाता है और बता रहा होता है कि जो जंग नाम है बहुत ही हैवी ड्रिंकर है क्योंकि इसका लिवर, वेसल्स और हार्ट तीनों चीजें डैमेज हो चुकी हैं, लेकिन इसके लेफ्ट रिब पे एक स्मॉल फ्रैक्चर है जो कि एक रॉड से हुआ है और उस रॉड या फिर पाइप की वजह से ही इसे हार्ट अटैक आया और वहीं पर उसकी मौत हो गई। ये सब सुनने के बाद वो वापस पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। वहां पर योंकी आता डोंगचल को बता रहा होता है कि 1 साल पहले पाक जन अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ वहां पर रह रहा था, लेकिन उसका डिवोर्स हो गया, इस वजह से वो वहां पर अकेला रह रहा था। इसके बाद यूनो फाइल लेकर आती है और डोंगचल को बता रही होती है कि जंग नाम के खिलाफ 7 प्रॉपर्टी डैमेज और 3 वायलेंट असॉल्ट के केसेस भी हैं। डोंगचल यूना से पूछ रहा होता है कि जंग नाम की वाइफ के बारे में क्या। यूना बता रही होती है कि जंग नाम की वाइफ अपने नए हस्बैंड के साथ और अपने बेटे के साथ रह रही है। फिर वो उसका नया एड्रेस पूछता है और नामशिक और योंकी से कहता है कि तुम वहां पर जाओ, उसकी वाइफ को बता दो उसके हस्बैंड के बारे में। योंकी कहने लग जाता है कि इस काम के लिए यूना बिल्कुल ठीक रहेगी क्योंकि वो इसमें एक्सपर्ट है। ये सुनते ही यूना मान जाती है और वहाँ से जा रही होती है, तभी हानतेजू कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद डोंगचल नामशिक और योंकी को डांट रहा था और बोल रहा होता है कि अगर तुमने ऐसा दोबारा किया तो फिर मैं तुम्हें पीटूंगा। कुछ ही देर बाद यूना और जंग नाम उसकी वाइफ के घर पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उसे जंग नाम के बारे में बता रहे होते हैं। जंग नाम की वाइफ कह रही होती है मुझे पता था कि ऐसा होगा, लेकिन अगर उसे मरना था तो फिर यहाँ से कहीं दूर मरता वो। फिर यूना और भी कई क्वेश्चन पूछ रही होती है, तभी हानतेजू देखता है कि जंग नाम का बेटा बाहर बैठा हुआ होता है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। जंग नाम के बेटे का नाम होता है क्यंग हो। क्यंग हो हानतेजू से पूछ रहा होता है क्या मेरे फादर ने कुछ दोबारा बुरा किया है। हानतेजू कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वहां पर उसकी मॉम पहुंच जाती है और वो क्यंग हो को अपने पास बुला लेती है। यूना पूछताछ करने के बाद हानतेजू के साथ वहां से जा रही होती है। उसी टाइम क्यंग हो रोना स्टार्ट कर देता है। फिर उसकी मॉम बोल रही होती है कि तुम अपने फादर के लिए क्यों रो रहे हो, उसने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया है। ये सब सुनने के बाद हानतेजू और यूना वहां से चले जाते हैं। पुलिस स्टेशन में पहुंचकर यूना उन दोनों बेसबॉल के मैच के टिकट्स की ओर देख रही होती है। फिर वो टिकट ऑफिस में कॉल करते हुए पूछ होती है क्या आपने टिकट सेल स्टार्ट कर दी है, लेकिन वो मना कर देते हैं। फिर यूना सबको बता रही होती है कि ये टिकट की सेल स्टार्ट भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर्सन के पास पहले से 2 टिकट थी। हानतेजू बोल रहा होता है कि फिर इसके पास ये टिकट कैसे है, तभी डोंगचल कहता है मुझे पता है। थोड़ी देर बाद वो एक थिएटर के बाहर जाते हैं और वहां पर कुछ लोग ब्लैक में टिकट बेच रहे होते हैं। फिर वो उनमें से एक टिकट सेलर को पकड़ लेते हैं। वो उस टिकट सेलर को वॉशरूम में लेकर जाते हैं और वहां पर उसके कपड़े उतार के सारे टिकट निकलवा रहे होते हैं। डोंगचल टिकट सेलर से बोल रहा होता है क्या तुमने ओपनिंग डे की टिकट बेची है। टिकट सेलर मना करता और बोल रहा होता है कि मुझे तो चांस भी नहीं मिला उन टिकट को देखने का। डोंगचल पूछता है ऐसा क्यों। फिर टिकट सेलर बोल रहा होता है क्योंकि किसी और ने वो टिकट खरीद ली, हमारे जैसे लोग तो सिर्फ 50 टिकट खरीदते हैं, लेकिन उस पर्सन ने 3000 टिकटें खरीदी। ये सुनते ही वो सारे शौक में आता है। योंकी बोल रहा होता है कि इतनी टिकट तो करीबन $50,000 की होगी। तभी हानतेजू जंग नाम की फोटो बाहर निकालता टिकट सेलर से पूछ रहा होता है क्या तुम इसे जानते हो। टिकट सेलर कह रहा होता है कि ये भी उन लोगों में से जिसने की टिकट खरीदी थी। हानतेजू पूछ रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि इनके पास टिकट कैसे आई या फिर इन्हें कैसे मिली। टिकट सेलर बोल रहा होता है कि इसका एक ही तरीका है, जो कंपनी टिकट सेलिंग को मैनेज करती है वहां पर सिटी हॉल का एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो कंपनी को मैनेज करता है और उसे रिश्वत बहुत पसंद है। फिर डोंगचल टिकट सेलर से बोल रहा होता है कि तुम अरेंजमेंट करो हमारी उससे मीटिंग की और उसका जो भी खर्चा आएगा मैं वो संभाल लूंगा। हानतेजू वहां से बाहर चला जाता है और वो थोड़ी देर बाद क्राइम सीन पे जाता है। वहां पर उसे क्यंगो मिलता है जो कि रो रहा होता है। हानतेजू क्यंगो को चुप कराकर ले जा रहा होता है। फिर क्यंगो बोल रहा होता है मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि मेरे फादर को उनके क्राइम की सजा मिली है। हानतेजू कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बल्कि ये एक एक्सीडेंट है। क्यंगो कह रहा होता है कि मेरे फादर झूठे हैं, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो कुछ भी बुरा नहीं करेंगे। हानतेजू कुछ कहने जा रहा होता है, तभी वहां पर क्यंगो के स्टेप फादर पहुंच जाते हैं और वो उसे बुला रहे होते हैं। क्यंगो उनके पास जा रहा होता है, तभी हानतेजू से रोकता और बोल रहा होता है कि ये वॉच ले जाओ, ये वॉच तुम्हारे फादर की है। क्यंगो मना करता और बता रहा होता है कि मेरे फादर तो वॉच पहनते ही नहीं है। हानतेजू वो वॉच ले लेता है। फिर वो पुलिस स्टेशन जाता है और वहां पर सबको बता रहा होता है कि ये वॉच जंग नाम की नहीं है। तभी योंकी आता है और वो डोंगचल को बता रहा होता है कि अरेंजमेंट हो गई है मीटिंग के लिए। इसके बाद डोंगचल और हानतेजू एक नाइट क्लब में जाते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पास एक वेटर आता है और उन्हें एक रूम के पास लेकर जाता है और वहां पर बाहर खड़ा होता है वो टिकट सेलर। डोंगचल अंदर जा रहा होता है उससे मिलने के लिए, तभी हानतेजू से रोकता और बोल रहा होता है कि तुम नहीं जाओगे,
जाओगे, मैं उससे मिलने के लिए जाऊंगा। अगर तुम अंदर गए तो फिर तुम उससे बात नहीं करोगे बल्कि तुम उसे कॉलर पकड़ के पीटना स्टार्ट कर दोगे। डोंगचल कहता है कि फिर तुम जा सकते हो। टिकट सेलर बोल रहा होता है कि यंग लेडी के बारे में क्या, क्योंकि ये पर्सन ओ जी यून तभी बात करेगा जब उसके साथ में एक लड़की हो। डोंगचल कहता है कि तुम चिंता मत करो, कुछ ही देर में वो यहाँ पर आ जाएगी। हान तेजू टिकट सेलर के साथ अंदर चला जाता है रूम में और वहां पर उसकी मुलाकात ओ जी हुन से होती है। वो दोनों साथ में बैठ जाते हैं। तभी हान तेजू ओ जी हुन से बोल रहा होता है कि मुझे 1000 टिकटें चाहिए, क्या तुम दिला पाओगे? ओ जी हुन कह रहा होता है कि आपने जिससे भी ये खबर सुनी है ये गलत है, मैं ऐसे टाइप का पर्सन नहीं हूँ। ये कहकर वो वहां से जा रहा होता है। तभी वहां पर यूना पहुंच जाती है रेडी होकर। यूना ओ जी हुन के साथ बैठ जाती है और उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। ये सब देखकर हान तेजू को गुस्सा आता है और वो बाहर चला जाता है। बाहर पहुंचकर डोंगचल से बोल रहा होता है कि यहाँ पर यूना क्या कर रही है। डोंगचल उससे बता रहा होता है कि मेरे पास पैसे नहीं है कॉल गर्ल को यहाँ पर बुलाने के लिए, वैसे भी जितनी ये लिखकर आई है उसका पैसा सारा मैंने ही भरा है। चलो ये सारी बात छोड़ो, क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन मिली? हान तेजू बोल रहा होता है कि ओजियन जानता है लेकिन वो ऐसे नहीं बताएगा। डोंगचल कह रहा होता है तभी मैंने कहा है कि तुम उसे कॉलर से पकड़ना होगा और थोड़ा पीटना होगा। तभी उन दोनों को यूना के चिल्लाने की आवाज आती है और वो जल्दी से रूम के अंदर जाते हैं। अंदर पहुंचते ही वो देखते हैं कि यूना ने ओजियन को टेबल पे पटक दिया होता है और उसे पंच मारने जा रही होती है। तभी हान तेजू और डोंगचल से रुकने के लिए कहते हैं। यूना 2 सेकंड के लिए रुकती है लेकिन उसके बाद वो उसे पंच मार देती है। फिर वो उसे अरेस्ट करते हैं और वो देखते हैं कि उसके हाथ पे वही सेम वॉच होती है जो कि उन्हें जंग नाम की पॉकेट से मिली होती है। डोंगचल पूछ रहा होता है कि तुम्हें ये वॉच कहाँ से मिली है। ओजियन उसे बता रहा होता है कि ये वॉच मुझे किम यून सुक ने दी है क्योंकि वो भी टिकट बेचता है और मैंने उसे जंग नाम के साथ फाइट करते हुए भी देखा था। मुझे ज्यादा डिटेल तो नहीं पता लेकिन उन दोनों के बीच में फाइट हो रही थी क्योंकि जंग नाम ये काम छोड़ना चाहता था। ये सुनकर हान तेजू और डोंगचल बाहर चले जाता है और यूना उसके लिए रिपोर्ट लिख रही होती है। टिकट सेलर वहीं पर होता है और वो यूना को थैंक यू बोलता है और साथ में उसे 2 टिकटें देकर वहां से चला जाता है। रिपोर्ट लिखने के बाद यूना ओजियन को बाहर लेकर पहुंचती है तो फिर उसे देखकर योंकी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा होता है। हान तेजू देखता है कि यूना की थोड़ी सी स्कर्ट फटी होती है, इस वजह से वो उसे अपनी जैकेट दे देता है। जैकेट देने के बाद वो योंकी के पास जाता है और बोल रहा होता है कि ये सेक्सुअल हरेसमेंट है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। योंकी कह रहा होता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वैसे ही मैं यूना को पसंद नहीं करता हूँ। तभी नामशिक वहां पर आता है और वो हान तेजू को बता रहा होता है कि जो नंबर हमें उसकी पॉकेट में से मिला था वो डीप सी फिशिंग कंपनी का है और कुछ ही टाइम बाद जंगनाम यहाँ से बाहर जाने वाला था। थोड़ी देर बाद हान तेजू क्यंगो से मिलने के लिए जाता है और उसे वो 2 बेसबॉल गेम की टिकटें दे देता है और साथ ही में सारी बातें बताता है उसके फादर के बारे में। क्यंगो कह रहा होता है क्या मेरे फादर ये टिकट मुझे यहाँ पर देने के लिए आए थे? हान तेजू हाँ कहकर उसे बता रहा होता है कि तुम्हारे फादर अपने सारे बुरे काम भी छोड़ने वाले थे, तो फिर तुम उनसे नफरत मत करो। कोई भी फादर अपने बच्चों के सामने अपनी एम्बैरेसिंग साइड नहीं दिखाना चाहते हैं, इस वजह से वो झूठ बोलते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए बेस्ट फादर बनना चाहते हैं। फिर क्यंगो उससे पूछ रहा होता है कि आपके फादर भी बेस्ट थे? हान तेजू हाँ कहता है और वहां से चला जाता है। अगली सुबह वो सारे पुलिस स्टेशन में होते हैं तो फिर नामशिक एक चौक लेकर एक बोर्ड पर हायती वर्सेस सैमसंग के गेम के बारे में लिख रहा होता है। फिर वो सबसे पूछ रहा होता है कि आप सब किस पे बैट लगाओगे। योंकी पूछ रहा होता है नामशिक से कि तुम किस पे बैट लगाओगे। नामशिक कह रहा होता है कि मैं शायद हेती पे बैट लगाऊंगा। सारे लोग हेती हेती चिल्ला रहे होते हैं। तभी डोंगचल बाहर आता है और बोल रहा होता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते हो बेसबॉल के बारे में, हेती का विन रेट इतना ज्यादा नहीं है, वो कैसे जीतेंगे ये मैच। फिर सारे लोग सैमसंग के बारे में चीयर करने लग जाते हैं और उस पर बैट लगा रहे होते हैं। तभी हान तेजू कहता है कि हेती जीतेगी और उनके गेम में किम सोंग हान, हान डे वा और ली सोन चोल 4 होम रन मारेंगे। डोंगचल बोल रहा होता है कि तुम तो होम रन की बात करो लेकिन वो तो हिट भी नहीं मार सकते हैं, लगता है तुम्हें कुछ भी नहीं पता है बेसबॉल के बारे में। ये कहकर वो अपने कैबिन में वापस लौट जाता है और किसी पे बैट नहीं लगाता है। इसके बाद वो सारे सैमसंग पे बैट लगा रहे होते हैं। तभी यूना हान तेजू के पास जाते उसकी जैकेट वापस कर देती है। उसी टाइम नामशिक के पास कॉल आता है किसी का और वो सबको बता रहा होता है कि टिकट सेल स्टार्ट हो गई ओपनिंग डे की। फिर वो सारे रेडी होकर ग्राउंड की ओर निकल जाते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद वो अलग अलग जगह पे खड़े हो जाते हैं। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई होती है। हान तेजू और डोंगचल अपनी कार बैठे हुए होते हैं ओजीहुन के साथ। वहां पर हान तेजू को क्यंगो और उसके स्टेप फादर जाते हुए दिखाई देते हैं मैच देखने के लिए। उन्हें देखकर वो खुश हो जाता है। उसी टाइम ओजीहुन इशारा करता है कि वहां पर एक वैन आई है और इसी में वो सारे बंदे हैं। डोंगचल ओजीहुन से पूछ रहा होता है कि किम यून शिक कौन है। फिर ओजीहुन उसे बता रहा होता है कि जिसने रेड शर्ट पहन रखी है। फिर डोंगचल वॉकी टॉकी के थ्रू सबको बता देता है कि किम यून शिक ने रेड शर्ट पहनी है। धीरे धीरे करके हान तेजू और डोंगचल किम यून शिक की तरफ जा रहे होते हैं और किम यून शिक ये समझ जाता है। फिर वो अपनी वैन से निकलता है और भागना स्टार्ट कर देता है। हान तेजू और नामशिक उसके पीछे जाते हैं और बाकी के सारे लोग और भी सारे बंदों को पकड़ रहे होते हैं। हान तेजू किम यून शिक को पकड़ने में कामयाब हो जाता है लेकिन किसी तरीके से किम यून शिक बचने में कामयाब हो जाता है और वो भीड़ का फायदा उठाकर वहां से साइकिल लेकर चला जाता है। हान तेजू पीछा कर रहा होता है लेकिन वो थक जाता है। फिर डोंगचल अपनी कार लेकर आता है और उससे बोलता है कि तुम कार में बैठो। वो कार में बैठता है और वो किम यून शिक का पीछा कर रहे होते हैं। डोंगचल और हान तेजू किम यून शिक के पास पहुंच जाते हैं। डोंगचल उससे बोल रहा होता है कि तुम्हें वाकई में एनर्जी, देखो तुम्हारा कितना पसीना बह रहा है, क्यों ना तुम ऐसा करो कार में आ जाओ, नहीं तो तुम थक जाओगे। हान तेजू कह रहा होता है कि तुम मर्डर के लिए अरेस्ट करा जा रहा है। तभी किम यून शिक डोंगचल के ऊपर थूक देता है। डोंगचल को भी गुस्सा आता है, वो भी थूकना स्टार्ट कर देता है। ऐसे ही उन दोनों में थूकने की बैटल चल रही होती है लेकिन ज्यादातर किम यून शिक उसमें जीत रहा होता है। आखिर में परेशान होकर डोंगचल एक पेप्सी की बोतल पीता है। फिर वो किम यून शिक के ऊपर थूक देता है। इसके बाद वो धीरे से अपनी कार को पुश करता है उसकी साइकिल में और वहीं पर गिर
जाता है। वो उसे अरेस्ट करते हैं और वापस स्टेडियम के पास लेकर जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बाकी सारे ऑफिसर होते हैं। नामचिक सरप्राइज होता है और बोल रहा होता है कि वाकई में हेती जीत गई है। 4 होम रन लगे हैं और वो उन्हीं ने मारे हैं जिनका नाम हान तेजू ने बताया था। नामचिक हान तेजू की ओर देखकर बोल रहा होता है कि आपको कैसे पता चला, क्या आप ब्रिकुड गैस इनहेल करने के बाद फ्यूचर देख सकते हो। वो सारे शौक में होते हैं। फिर नामचिक डोंगचो से बोल रहा होता है कि आप तो अपनी बैट हार गए हो। तभी डोंगचो कहता है कि मैंने सैमसंग पे बैट नहीं लगाई थी बल्कि हेती पे बैट लगाई थी। वैसे तो मैं मानना नहीं चाहता हूँ लेकिन बार बार ये हान तेजू करेक्ट होता है। चलो जल्दी जल्दी ये सारी चीजें खत्म करो, उसके बाद हम पार्टी पे जाएंगे। फिर वो सारे अलग अलग होकर अपना काम करने लग जाते हैं। तभी हान तेजू देखता है उसकी जैकेट में कुछ 2 टिकटें होती हैं। वो यूना को अपने पास बुलाकर पूछ रहा होता है क्या तुमने ये टिकट मेरी पॉकेट में डाली? यूना हाँ कहते बोल रही होती है कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। हान तेजू बोल रहा होता है कि तुम्हें ये वापस ले लेनी चाहिए क्योंकि मेरे पास कोई पर्सन नहीं है जाने के लिए। उसी टाइम यूना कहती है क्या आप मेरे साथ जाना चाहोगे? हान तेजू सरप्राइज हो जाता है। फिर योंग यूना को अपने पास बुलाता है कुछ काम के लिए और यूना चली जाती है। हान तेजू को दूसरी साइड से शोर सुनाई देता है। फिर वो वहाँ पर मुड़कर देखता है। वहाँ पर उसके फादर छोटे हान तेजू के साथ खड़े होते हैं और बाकी सारे लोग भी होते हैं क्योंकि वहाँ से सैमसंग टीम के प्लेयर जा रहे होते हैं अपनी बस में। हान तेजू के फादर उसे वहीं पर खड़ा करते और उससे बोल रहे होते हैं कि तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारे लिए ऑटोग्राफ लेकर आऊंगा इस बॉल पर। वो भाग कर जाते हैं रोड के एंड तक और बस पे लटक जाते हैं। थोड़ी देर बाद हान तेजू के फादर वहां पर आते हैं और वो बॉल दिखा रहे होते हैं हान तेजू को। सारे लोग ये देखकर उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं और साथ ही में जो बड़ा वाला हान तेजू होता है वो इमोशनल हो जाता है। हान तेजू के फादर भागकर छोटे वाले हान तेजू के पास जाते हैं, उसे बॉल दे देते हैं। फिर जब वो उसे गोद में उठा रहे होते हैं तभी उसके हाथ से वो बॉल गिर जाती है और बॉल जाके हान तेजू के पास आ जाती है। जैसे ही बड़ा वाला हान तेजू उस बॉल को टच करता है अचानक से उसे वो ड्रीम याद आ रहा होता है जिसमें कि वो रेलवे ट्रैक पे भाग रहा होता है। फिर आगे जाकर उसे एक जगह मिलती है जहाँ पर एक लड़की की लाश पड़ी होती है और साथ ही में वहां पर एक पर्सन भी होता है और वो पर्सन होते हैं हान तेजू के फादर और उनके फेस पे ब्लड लगा हुआ होता है। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।